हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग बेसिस हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो मेथड्स हैं। किस मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जुड़ जाइए आज के सफ़र में मेरे साथ, जहां हम करेंगे प्रैक्टिस की बात बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर? तो पहले हम समझ लेते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड ईदर बाय। तो हमने साल भर में कितना प्रॉफिट बनाया है या फिर हमने कितना लॉस किया है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास बच्चों दो मेथड्स हैं या फिर दो बेसिस हैं। पहला है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, और अगला होता है बच्चों हमारे पास अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोथ आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं बहुत छोटा सा डिफरेंस बताऊं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, और अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बाकी डिटेल में भी हम लोग देख ही लेते हैं, एक एक करके समझेंगे बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल में भी डील करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आता हूं, तो एज नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, यहां देखना, बहुत ध्यान से देखना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, ये अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगा जब कैश का लेन देन होगा। ये अक्रूवल जैसा नहीं है। अगर आपको याद होगा मेरी पुरानी वीडियो में मैंने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों के लिए कवर की थी, और थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों अक्रूवल का कॉन्सेप्ट, जो कि हमसे क्या कहता है कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, इट डजंट मैटर कैश में सेटल हो रहा है कि नहीं। इसका जस्ट अपोजिट है। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कब हुआ वो मैटर नहीं रखेगा, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है वो मैटर नहीं रखेगा, उसके अगेंस्ट में कैश कब ट्रांजैक्ट हुआ है, नगद का लेन देन कब हुआ है वो मैटर करेगा। मतलब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो सपोज अगर मैंने गुड्स बेचे हैं बच्चों 5 दिसंबर को, ठीक है, मैंने आप लोगों को गुड्स बेचे हैं, कब बेचे हैं सर, आपने हमको गुड्स बेचे हैं 5 दिसंबर को, और इसके अगेंस्ट में जो कैश है ना वो आप मुझे दे रहे हैं 5 जनवरी को। 5 दिसंबर को मैंने आपको गुड्स बेचे थे और आप मुझे कैश कब दे रहे हो, कैश रिसीव्ड। सर कैश आप रिसीव कर रहे हो 5 जनवरी को, तो ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब ट्रांजैक्शन की हैपनिंग हो रही है या फिर जब कैश ट्रांजिट किया जा रहा है। तो सर जब कैश ट्रांजिट किया जा रहा है। अक्रूवल में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। अक्रूवल हमसे क्या कहता है कि इस ट्रांजैक्शन को मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, आप उसको तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब ट्रांजैक्शन की हैपनिंग हो रही है, ऐसा होता है अक्रूवल में। लेकिन मैं यहाँ पे अक्रूवल नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि ट्रांजैक्शन की हैपनिंग कब हो रही है, इसमें ये मैटर हो रहा है कि कैश कब ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो मुझे इसके अगेंस्ट में कैश कब रिसीव हो रहा है बच्चों 5 जनवरी, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब कैश का लेन देन होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। एकदम क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार वापस से। ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, जब कैश का लेन देन होगा तब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, वेदर रिसीव्ड और पेड। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश। हम अपनी इनकम को इनकम तब मानेंगे जब हमारे हाथ में कैश आ जाएगा। 5 दिसंबर को आपने गुड्स बेचे, अभी नहीं हुई आपकी सेल्स, आप उसको सेल्स कब मानोगे कि हमारे पास कैश कब आ रहा है 5 जनवरी को। तो मैं अपनी इनकम को इनकम तब मानूंगा जब मेरे हाथ में कैश आ जाएगा। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। एक्सपेंसेस को एक्सपेंस तब माना जाएगा जब हम कैश पे करेंगे, ना कि उस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग कब हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके आउटस्टैंडिंग रेंट होते हैं या जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आपके अक्रूड, अनअक्रूड, इन सब में से किसी का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी मेथड है, जब कैश आया आवक क्या बना लेंगे, इनकम, जब कैश जाएगा जावक क्या बना लेंगे, एक्सपेंस। इनकम को इनकम तब मानूंगा जब हाथ में कैश आ जाएगा, एक्सपेंस को एक्सपेंस तब मानूंगा जब पॉकेट में से कैश चला जाएगा। एकदम क्लियर? तो बहुत सिंपल मेथड है। एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। इसके एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला एडवांटेज बोला ना, बहुत सिंपल है। तो इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सर एडजस्टमेंट से आपका क्या मतलब है, चलो थोड़ा डिटेल में समझा ही देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हो तो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किए। ठीक है,
इसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चों इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मेरी इनकम तो हो चुकी है लेकिन अभी तक मैंने कैश में रिसीव नहीं किए। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन सब का कोई भी एडजस्टमेंट इस मेथड में नहीं किया जाता है, इसलिए मेथड बहुत ही सिंपल है। आगे चलिए, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर बहुत ही कम एस्टिमेशंस की जरूरत होती है, बहुत ही कम जजमेंट्स की होती है। मैं चाहता हूँ एक छोटे से बच्चे को भी वाली मेथड सिखाई जा सकती है कि बेटा यहाँ से कैश आ रहा है उसको इनकम बना लो, यहाँ कैश जा रहा है उसको एक्सपेंस बना लो, डेट्स इट, नथिंग एल्स। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस। अब ऐसे कौन से एंटरप्राइजेस हैं जो कि इस बेसिस को फॉलो करते होंगे या इस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते होंगे, वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन केस बेसिस। ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जहां पे सारे ट्रांजैक्शन कैश में ही होते हैं, तो उनके लिए सूटेबल है, उनके लिए अप्रोप्रिएट है कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता लगा सकते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो सर एडवांटेज समझ में आ गए हमको। अब आ जाइए बच्चों डिसएडवांटेजेस पे। तो हर एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, सिर्फ तारीफ ही नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और थोड़े बहुत नहीं, जबरदस्त हैं। It does not give a true and fair view of the profit or loss and the financial position of the enterprise। लो भैया, जिस पर्पस के लिए मैं अकाउंटिंग करता हूं वो ही यहां पे दिक्कत कर देगा। It does not give a true and fair view of the profit and loss। इस सिस्टम को फॉलो करने से आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलेगा, आपको करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगी। इसलिए आप समझ गए कि आपको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह अक्रूवल इतना सारा क्यों पढ़ाते हैं। आगे लिखा है इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। मतलब 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमको रेंट देना था, 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमको रेंट देना था। कितना रेंट बनता है सर? 12,000 बनता है। कायदे से तो कितना बनता है? 12,000, लेकिन हमने पे कर दिया है 14,000। तो 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का किराया कितना बनेगा सर? बनता है 12,000। तो कायदे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना 12,000 रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन मेरे जेब से कैश पेड कितना है? हमारे जेब से ना 2 महीने का एक्स्ट्रा चला गया है कैश पेड। हमारे जेब से 2 महीने का एक्स्ट्रा चला गया है कैश पेड, किसके अगेंस्ट में? रेंट के अगेंस्ट में। तो हमने कितना पे कर दिया इस साल? 14,000। तो कायदे से 12 महीने का खर्चा कितना बनता है? 12,000, लेकिन हमने कैश कितना दे दिया? 14,000। तो पता है ये लोग एक्सपेंस को ना, ये जो रेंट नाम का एक्सपेंस है उसको कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 14,000 से। अब खुद ही सोच के देख लो, गलत है कि नहीं? इस साल का एक्सपेंस कितना बनना चाहिए? 12,000। तो रिकॉर्ड भी कितना होना चाहिए? 12,000। लेकिन चूंकि इनकी जेब से 14,000 चला गया है तो ये बोलेंगे कि रेंट का एक्सपेंस कितना है? 14,000। और उल्टा कर देता हूँ, सपोज इन्हें कैश पे किया 8,000, किसके अगेंस्ट में? रेंट के अगेंस्ट में। अब आप मुझे बच्चों खुद ही बचाओ, आप मुझे खुद ही बताओ कि 12 महीने के हिसाब से कितना बनना चाहिए था? 12,000। लेकिन चूंकि इन्हें कैश कितना दिया? 8,000। तो ये क्या बोलेंगे कि इस साल का रेंट का खर्चा कितना? 8,000। गलत है कि नहीं? तो यही बेटा वो आपके आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड, प्रीपेड, जिसके एडजस्टमेंट इसके अंदर कंसिडर नहीं किए जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे साल भर का एक्चुअल खर्चा कितना है, इनको सिर्फ इससे मतलब है कितना कैश गया, कितना कैश आया, वही बन जाएगी इनकम, वही बन जाएगा एक्सपेंस। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, मतलब ये जो है आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट नहीं करते। इनने बोला कि हमने साल भर में भैया मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख रुपए की। हमने साल भर में रेंट दिया 20,000 का। दोनों का नेचर अलग है बच्चों, ये एसेट्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे हम एक्रूवल में करते हैं कि एसेट को कहाँ ले जाऊंगा? बैलेंस शीट में। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा रेंट है उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यह इनको मतलब नहीं है क्या एसेट है क्या रेंट है, नहीं मतलब। जेब से कैश कितना गया? 1,20,000। ये पेमेंट साइड में कितना लिख देंगे? 1,20,000, इर्रिस्पेक्टिव कि उसमें से एसेट क्या है और उसमें से एक्सपेंसेस क्या है। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। एज ए रिजल्ट देर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स ऑफ द 2 ईयर्स। तो इसका हमको क्या रिजल्ट मिलेगा देखने को कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको जब आप कंपेयर करने जाओगे तो आपका पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट दोनों में आपको बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्लियर है बच्चों एकदम? कोई भी डाउट हो तो जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ आके कमेंट करिए, पर्सनली आके मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। चलिए भाई, डिसएडवांटेज देख लिया हमने। अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो माइंड में क्या है सर? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ ये देखना है कितना कैश आया, कितना कैश गया, खत्म। बस यहीं से काम हो जाएगा अपना पूरा। ठीक है, देखते हैं यहाँ, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है सर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 3,90,000। इनको ना बस कैश से ही मतलब होता है।
एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,60,000। तो यहाँ तो भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो 1,60,000 है ना, ये हमको मिले ही नहीं, ये बाद में मिलेंगे, जब मिलेंगे तब अकाउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ हमको फिलहाल नगद में कितना मिल रहा है, 3,90,000। तो बच्चों मैं अपनी सेल्स कितनी मानूंगा, 3,90,000। एक्चुअल में आपको भी दिख रहा है कि सेल्स हमारी 390 नहीं है, 390 से ज़्यादा है। क्रेडिट सेल्स भी उसके अंदर क्या की जानी चाहिए, ऐड की जानी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम कौन सा है सर, ये सिस्टम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सेल्स ली जाएगी, वही ट्रांजेक्शन लिए जाते हैं जिसमें कैश आता है या फिर कैश जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू लूँगा वो ले लूँगा 3,90,000। ठीक है, अभी ले लेंगे अपन लोग आगे और देख लेते हैं इस बार के एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,70,000, जिसमें से 80,000 तो दिए ही नहीं है। तो जितने दिए ना उतने लेना, जितने नहीं दिए वो नहीं ले सकते आप। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर द ईयर 2021-2022 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कितना ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, डेट्स इट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो पहले आता हूँ बच्चों में रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू में मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूँगा कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम ले ही नहीं सकते इसके अंदर। तो कितना कैश आया वो हमारे लिए इनकम बन जाएगी। कितना कैश आया सर, 3,90,000। क्लियर। अब इसमें से आप लेस कर लीजिए अपने एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस हैं वो मैटर नहीं करेगा, कितने एक्सपेंसेस हैं वो मैटर नहीं करेगा, कितना कैश गया वो मैटर करेगा। तो वैसे तो हमारे एक्सपेंस कितने के हैं सर, 2,70,000 के, लेकिन 2,70,000 में से 80,000 सर हमको अभी भी देना बाकी है। तो नगद कितना गया जेब से, है ना। तो 80,000 यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो सर यहाँ पे आपके जो कैश में एक्सपेंसेस हैं वो हो रहे 270 माइनस 80, 1,90,000। तो कैश कितना आया, 3,90,000। कैश कितना गया, 1,90,000। ये लो बच्चों आपकी इनकम निकल के आ चुकी है 2 लाख। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमसे बोलेगा कि जो मिस्टर अशोक हैं उनका फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 का जो इनकम है टोटल वो है ₹2 लाख। एकदम क्लियर। कोई भी डाउट हो बच्चों जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाके आप लोग अपना डाउट टेक्स्ट कर दीजिए। वापस से वही बात, मैं पर्सनली आके आप लोगों की हेल्प करूँगा। और हर एक वीडियो में निवेदन है मेरा आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और मेरे साथ करिए इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया सर हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया हमने। आगे चलते हैं। अब आ जाओ बच्चों एक्रूअल, मर्केंटाइल बेसिस। यही सबसे पॉपुलर मेथड है और इसी से आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। एक्रूअल में देख लेते हैं। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमसे क्या कहती है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड। जब वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इनकम को इनकम तब मानूंगा जिस दिन मैंने गुड्स बेच दिए, जिस दिन मुझे उसको रिसीव करने का राइट मिल जाएगा उस दिन से वो मेरी इनकम कहलाएगी, ना कि मुझे उसके अगेंस्ट में कैश कब मिल रहा है। ऑपोजिट करो, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था 5 दिसंबर को मैंने गुड्स बेचे थे ना आप लोगों को, ठीक है, और मुझे उसके अगेंस्ट में कैश कब मिल रहा है, 5 जनवरी। कंपैरिजन करके पढ़ा करो बच्चों। अगर ये कैश बेसिस होता तो किस दिन कैश मिल रहा है, 5 जनवरी, तो सेल्स या फिर ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होता, 5 जनवरी को। लेकिन ये ऐसा मेथड नहीं है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की हैपनिंग मैटर करती है। ट्रांजेक्शन की हैपनिंग कब हो रही है, 5 दिसंबर। मुझे इसके अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव करने का राइट कब मिल रहा है, 5 दिसंबर। तो बच्चों हमारा जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो कब रिकॉर्ड होगा, 5 दिसंबर में। सिमिलरली if an expense has been incurred but payment has not been made, it will be recorded as an expense। अब आपने कोई खर्चा किया लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस पे नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि सपोज रेंट, हमारा रेंट क्या है सर, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने दिया नहीं है, ठीक है। तो मुझे उसको कब देना था सर, आपको उसको देना था 1 अक्टूबर को। लेकिन ये जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है पेड, मैं उसको पे कब कर रहा हूँ सर, आप इसको पे कर रहे हो 1 दिसंबर को। बताओ कब रिकॉर्ड करूँ। अगर कैश होता तो कंपैरिजन करके पढ़ो, कैश बेसिस होता ना सर तो हम 1 दिसंबर को रिकॉर्ड करते, लेकिन कैश बेसिस नहीं है बच्चों, ये एक्रूअल बेसिस है। हमारा ट्रांजैक्शन की हैपनिंग कब हो रही है, मुझे रेंट देना कब चाहिए था, 1 अक्टूबर को।
तो ये रिकॉर्ड भी कब होगा? 1 अक्टूबर को, इररिस्पेक्टिव कि हम इसके अगेंस्ट में कैश कब पे कर रहे हैं, 1 दिसंबर। आ रही बात समझ में? तो जिस दिन ट्रांजैक्शन की हैपनिंग होती है, ट्रांजैक्शन उस दिन बच्चों यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ना कि जिस दिन वो कैश में सेटल हो रहा हो। एकदम क्लियर? बार बार देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये ज़्यादा साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि हम इसके अंदर ना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, इन सब के एडजस्टमेंट्स करते हैं। दैट्स व्हाई ये ज़्यादा साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड हैंस इज प्रेफर्ड बाय द अकाउंटेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा मॉडर्न है, ट्रू पिक्चर शो करता है हमारी, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, हमारी बैलेंस शीट की। तो इसको जो अकाउंटेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। कंप्लीट पिक्चर का मतलब क्या होता है? बोथ कैश एंड क्रेडिट, है ना। कैश में तो एक ऑब्लिगेशन है कि सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती क्या लिखने पड़ेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ ऐसा नहीं, कंप्लीट पिक्चर शो करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो होते हैं हमारे कैश और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। थोड़े बहुत इसके भी कुछ हैं डिसएडवांटेजेस। पहली बात तो ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं कह रहा था ना कि छोटे से बच्चे को भी सिखा सकता हूँ मैं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे करना है, तो ये कैश बेसिस के कंपैरिजन में सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबोरेट, काफ़ी लंबी लेंदी प्रोसेस होती है इसके अंदर इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे काम करना पड़ता है। अ क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनी एडजस्टमेंट। तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं लगा पाओगे, एक बहुत लंबी प्रोसेस के थ्रू आपको पूरी अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं बच्चों। अब अगर मैं एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूँ तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा? तो बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कैश बेसिस भी देखो मैंने इसी क्वेश्चन पे निकाला था, बिल्कुल इसी इन्फॉर्मेशन पे मैंने कैश बेसिस निकाला था। मैं इसी इन्फॉर्मेशन पे एक्रुअल में दिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सो डैट आप इन दोनों के बीच में प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें। कैश में क्या याद रखना है? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश रिसीव्ड और कैश पेड, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंस इस साल का कितना है, टोटल इनकम हमारे पास इस साल की कितनी है, इर्रिस्पेक्टिव कितना उसमें कैश है कितना क्रेडिट है, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। टोटल मैटर करता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ ₹390। तो कैश में कितने का माल बेचा है मैंने? 3,90,000 का। एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,60,000, और क्रेडिट में भी कितने का बेचा है? 1,60,000। तो पहली बात है कि यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड होगा और ये भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की हैपनिंग को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कैश मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। एक्सपेंसेस इनके साल भर के कितने हैं? 270। यहीं से पता चल गया साल भर के 270 है। वो बात अलग है कि हमने उसमें से 80 नहीं दिए, तो भैया साल भर के कितने हैं? 270। तो मुझे टोटल एक्सपेंस से मतलब है, ये नहीं मतलब है कि कितना दिया और कितना नहीं दिया है। इज टू बी पेड। फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर द ईयर 2021 एंड 22 फॉलोइंग द कैश बेसिस। अरे कैश कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ आएगा बच्चों एक्रूअल, ठीक है। हो जाता है, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। यहाँ देखो सर, एक काम करो, सबसे पहले तो ले लो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सर अभी बना लेते हैं। पहले उठा लो कैश सेल्स, यहाँ से कितने की कमाई हुई है आपको? सर 3,90,000 की। सर इसके बाद आप उठा लो क्रेडिट सेल्स, यहाँ कितने की कमाई हुई है हमको? सर यहाँ आपने कमा लिए 1,60,000। अब इन दोनों को बेटा काम करो, ऐड कर लो, तो यहाँ पे हमको टोटल सेल्स मिल जाएगी। कर लो ऐड, कितना हो रहा है? सर ये हो रहा है 5,50,000, ठीक है। कितना हो रहा है? 5,50,000। अब एक काम करो, इसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लो। सर एक्सपेंसेस वैसे तो 270 की, जिसमें से आपने 80 के पे नहीं किए। टोटल एक्सपेंस कितने का है भाई? 270। तो 270 माइनस करो, अब पता लगा लो आपकी इनकम कितनी हो रही है। तो सर यहाँ पे आप इसमें से माइनस कर दीजिए 5 लाख में से कितना माइनस करना है हम लोगों को? 2,70,000। लो भाई अभी माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15 में 7 गया तो यहाँ जाएगा 8, सर 2,80,000।
यहाँ हमारी इनकम कितनी आ रही है 2,80,000। अब कंपेयर करना है इसको आप लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी इनकम कितनी आ रही थी सर 2 लाख। तो आप देखेंगे कि दोनों जो हमारे सिस्टम है ये अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। जो कैश बेसिस होता है वो तो सिर्फ कहता है कैश का आना जाना ही इनकम और एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड हमारे लिए क्या है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बच्चों हम लोग मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक आई जस्ट होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ, लिखते चलो साथ साथ, सॉल्व करते चलो साथ साथ। अब इन दोनों का एक प्रॉपर कंपैरिजन, एक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो सर आप तो इतनी बार बता चुके हो कि एक्रूअल में दोनों आते हैं, कैश भी आते हैं और क्रेडिट भी आते हैं। तो बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना सर, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कितना आया कितना गया नगद वही रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब आते हैं बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट से, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड। तो यहाँ पर आपके प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इसके अलावा जो अक्रूड एंड अनअक्रूड होते हैं उन सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। पढ़ लो। Prepaid and outstanding expenses are accounted in the profit and loss account. Accrued income and income received in advance also accounted and shown in the balance sheet. तो यहाँ पर हमारे जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये जो 4 स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। सिमिलरली अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड। इनको कोई मतलब ही नहीं है। सब होता क्या है, इनको सिर्फ एक ही मतलब है, कितना कैश आया और कितना कैश गया, डेट्स इट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस ही बात है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सारे एडजस्टमेंट्स भी होते हैं और कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये आपको बेहतर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा और ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन देखने को मिलेगी। क्योंकि ये दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। आधे अधूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस देखने को नहीं मिलेगा। टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एज मैनी एडजस्टमेंट्स लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। यहाँ पर अकाउंटिंग करते वक्त हमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं। उसके चक्कर में ये वाली मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन कंपैरिजन टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, इनफ्लोज को बना लो इनकम, आउटफ्लोज को बना लो एक्सपेंसेस, डेट्स इट। ठीक है बच्चों, लास्ट हम देख लेते हैं बेसिस में क्या है हमारे पास, लीगल पोजीशन। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। लॉ भी कहता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप किससे करिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको कंपनीज एक्ट नहीं पहचानता है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अपनी अकाउंटिंग तैयार करेंगे तो यहाँ पर फिर कंपनीज एक्ट बोलेगा कि हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो अकाउंट्स काय से बने हुए तैयार चाहिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। क्लियर है बच्चों? तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।